नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। और आज मुद्दे की बात यह है कि किताबों के सिलेबस को लेकर अब दो तरफा सियासत होने लगी है। एक तरफ कर्नाटक है, जहां हेडगेवार को किताबों से हटाने की बात कही गई। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने हेडगेवार को कायर बताया और किताबों में उनको बताने पर एतराज किया। वहीं दिल्ली में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक होनी है, जिसमें सिलेबस में कई बदलाव होने की बात सामने आ रही है। बीए पॉलिटिकल साइंस कोर्स में वीर सावरकर का चैप्टर जोड़ना और सारे जहां से अच्छा लिखने वाले शायर मोहम्मद इकबाल की बातें हटाना भी शामिल है। इस पर भी विवाद हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर डीयू के सिलेबस में सावरकर का चैप्टर जोड़ने की तैयारी है, लेकिन इसको लेकर विरोधी कुछ और ही कह रहे हैं, क्योंकि इस मामले में दो राय सामने आ रही है। ऐसे में दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक सिलेबस पर विवाद छिड़ा हुआ है। एनसीईआरटी से मैथमेटिक्स का महत्वपूर्ण अध्याय पीरियोडिक टेबल हटाया जाना भी मुद्दे में शामिल है। और आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर सिलेबस को लेकर विवाद क्यों, दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक विवाद क्यों हो रहा है, इस पर विस्तार से बातचीत होगी। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले उनका परिचय आपसे हम कराते हैं। आज हमारे साथ में विपिन यादव साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से, जबकि जेपी लोहिया जी बीजेपी की ओर से आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। और ब्रजभूषण जी हमारे साथ में हैं, शिक्षाविद हैं। और प्रोफेसर एके बियानी साहब हैं, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम बीजेपी के मेहमान के साथ, जेपी लोहिया जी से। लोहिया जी, आप बताइए कि आखिर क्या वजह है कि इस सिलेबस को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक हलचल मच गई है। देखिए, बच्चों को इतिहास पढ़ाना भी जरूरी है, बच्चों को महापुरुषों के बारे में पढ़ाना भी जरूरी है, लेकिन ऐसे में कोई पार्टी है जो किसी को मानती है। लोग कहते हैं कि उनके बारे में बताना जरूरी है, कोई कह रहा है कि उनकी बातों को क्यों हटाया गया, जबकि सच वाकई में है कि आज हमने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जिसने सारे जहां से अच्छा लिखा, जिसने इस देश को एक ऐसी चीज दी जिसे हम कभी भुला नहीं सकते, जो हमेशा हम याद करते हैं, भला उनकी बातों को सिलेबस से हटाने की जरूरत क्या पड़ी? देखिए, अभी तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, कांग्रेस की जो सोच है, जो मानसिकता है, आपने देखा होगा हमेशा खिलाफ ही रही है। चाहे वो देश विरोध के रूप में हो, चाहे वो नौजवानों के भविष्य के रूप में हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हेडगेवार जी के सिलेबस को हटाना और उनको कायर कहना कांग्रेसियों की मानसिकता को दर्शाता है। और रही बात सारे जहां से अच्छा लिखने वाले, हमारे लिए पूजनीय है, सहसम्मानीय है। और कुछ ऐसी कोई बात रही होगी, अभी तो इस पर बैठक होनी है, अभी ये पक्के तौर पर कह भी नहीं सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई बात सामने आई है, जो सामने आएगी वो उसके बाद में पता चलेगा। ठीक है, कांग्रेस पार्टी की ओर से विपिन यादव साहब हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं। विपिन जी, आखिर अभी देखिए, आपने कहा कि वो कांग्रेस ने हेडगेवार को कायर बता दिया, बीजेपी साफ तौर पर आपकी इस बात का विरोध कर रही है। क्या वजह है कि आखिर डीयू के सिलेबस से सावरकर का चैप्टर अब जुड़ेगा, हेडगेवार को आपने कायर कह दिया, उनके सिलेबस को हटाए जाने की बात सामने आई है, ऐसा क्यों है? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि बच्चे जो हमारे पाठ्यक्रम में जो शामिल होना चाहिए, उसमें कोई भी दो राय नहीं होना चाहिए कि वो सिलेबस जरूर होना चाहिए, वो कंटेंट जरूर होना चाहिए जो देश में सामाजिक समरसता, एकता लाए। दूसरा, सामाजिक चेतना के साथ साथ वैज्ञानिक चेतना लाए। जैसा कि आपने बताया कि केमिस्ट्री के अंदर से पीरियोडिक टेबल हटा दी गई। आप समझ सकते हैं कि जो भी विज्ञान का विद्यार्थी है, अगर उसको 10th क्लास के अंदर से पीरियोडिक टेबल हटा दी तो वो विज्ञान का ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर पाएगा। हमारे साथ अजय जी हैं, वो स्कूल एजुकेशन समय बताया वो हैं, वो इस बात से सहमत होंगे कि पीरियोडिक टेबल को सिलेबस से हटाना एक तरह से मूर्खतापूर्ण काम है। उसी का जो आज हम सुन रहे हैं, नाली से गैस निकालकर चाय बनाने वाले जो व्यक्तित्व हैं, जो अभी हमारे प्रधानमंत्री दे रहे हैं, भविष्य में बच्चा भी वही बात करेगा, क्योंकि जब वैज्ञानिक चेतना नहीं रहेगी तभी ऐसी फालतू बातें आएंगी। साथ ही साथ जब सामाजिक समरसता की बात आती है, तो इकबाल जी का जो लाइनें हैं, जो एक देश के अंदर बच्चा बुजुर्ग एक सामाजिक समरसता, एकता, जिसने चेतना जागृत करने की कोशिश करी, इसको हटाकर एक ऐसे आदमी को लाया जा रहा है जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों से माफी मांगी।
तो आप खुद समझिए कि आजादी के अंदर जिस सामाजिक समरसता, विपिन जी, आजादी की कहीं लड़ाई ऐसा तो नहीं है कि देखिए कर्नाटक चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि हम बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। इस सब को लेकर ऐसा लगने लगा था कि बजरंग दल वाले इस बयान के बाद कर्नाटक में कांग्रेस का नुकसान हो जाएगा, जबकि ऐसा हुआ नहीं। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस पे आप आ गए और इसी के चलते अब आपने आरएसएस के संस्थापक जो रहे हैं हेडगेवार, उनके चैप्टर को हटाने की, उनकी जीवनी को हटाने का मन बना लिया। इसमें जो स्टेटमेंट था, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसमें यह था कि बजरंग दल हो, आईएसआईएस हो, जो भी हो, सर PFI हो, जो तुलना बहुत बड़ी चीज है। किसी आईएसआईएस से अगर आप किसी भी संगठन की तुलना करेंगे तो इस बात पर वो आपत्ति जताएगा, क्योंकि वो आतंकी संगठन है, जबकि बजरंग दल को लेकर इस तरह की कोई घटना फिलहाल सामने नहीं आई है। पूरी बात सुनकर जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। आधी बात पे कमेंट करेंगे तो फिर उसका मतलब ही अलग चला जाएगा। ठीक है, बोलिए सर। जो हमारा बेस था वो ये था कि जो भी संगठन, भले ही कोई भी संगठन हो, जो शांति व्यवस्था को भंग करेगा, उसकी शांति व्यवस्था को भंग करके या फिर विभाजन की राजनीति को बढ़ाएगा, उसका विरोध हम करेंगे, उसको बैन करेंगे, भले ही वो कोई भी हो। उसमें कोई भी हो सकता है, बजरंग दल भी हो सकता है, अगर वो इस लाइन पे काम करेंगे तो। ठीक है सर, लेकिन देखिए कोट करना किसी भी मैंने आपकी बात सुन ली, लेकिन किसी को भी कोट करना मुझे लगता है इस बात से आपत्ति हो सकती है। लो, ये सब आपके पास हम आएंगे, इस मुद्दे पर हम बात कर चुके हैं, क्योंकि अब एक बार फिर से इन्होंने आरएसएस को लेकर, जो आरएसएस के संस्थापक रहे हेडगेवार, उनको कायर कहा, इसलिए हम इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर ए के बियानी साहब है, रिटायर्ड प्रिंसिपल है, और ब्रजभूषण सिंह साहब है, शिक्षाविद है। ब्रजभूषण सिंह जी के पास पहले चलते हैं। ब्रजभूषण सिंह जी, आपने देखा कि अभी विपिन जी कह रहे हैं कि भाई जो शांति व्यवस्था को खराब करेंगे, हमने इसलिए इस तरह का बयान दिया था। इसके पहले इन्होंने बजरंग दल को लेकर बयान दिया, लेकिन अब आरएसएस के संस्थापक रहे हेडगेवार को इन्होंने कायर बता दिया। बीजेपी इसका विरोध कर रही है और सिलेबस को लेकर दिल्ली से बैंगलोर तक विवाद हो गया है। आप इसे किस नजर से देख रहे हैं? आपको क्या लगता है कि क्या बच्चों को इन सारी चीजों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इतिहास जानना आने वाले बच्चों के लिए बहुत जरूरी है? ब्रजभूषण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करें, उसके बाद अपनी बात को पूरा करें। अब ब्रजभूषण जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज अनम्यूट करें, उसके बाद ही हम आपको सुन पाएंगे। ब्रजभूषण जी की आवाज नहीं आ पा रही हमारे पास, और हमारे साथ में और भी मेहमान लगातार बने हुए। प्रोफेसर ए के बियानी साहब है, पहले उनके पास चलते हैं, तब तक प्लीज आप अनम्यूट करें ब्रजभूषण जी, हम आपके पास लौटेंगे, आपकी बात सुनेंगे। बियानी साहब को जोड़ लेते हैं। ए के बियानी साहब, आप प्रिंसिपल रहे हैं, आप बताइए, बच्चों को, चाहे वो शख्स, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रही, इतिहास में कई ऐसे भी नाम रहे हैं जिन्होंने देश के लिए अच्छा नहीं किया, लेकिन उनको भी पढ़ाया गया बच्चों को। इतिहास में कई ऐसे भी नाम रहे हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। बच्चों को उनके बारे में भी पढ़ाया जाना, समझाना जरूरी है, ताकि बीते हुए वक्त के बारे में, अपने देश की राजनीति को, इतिहास को, इन सारी चीजों को समझना जरूरी होता है। अभी फिलहाल जो नाम सामने आ रहा है, हेडगेवार के जीवनी को हटाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, और ये विवाद की शुरुआत कर्नाटक से हुई, क्योंकि नवगठित सरकार कांग्रेस पार्टी की है। इसके पहले इन्होंने बयान एक दिया था बजरंग दल को लेकर, जिसके बाद भी जो गुस्सा था वो बीजेपी का बजरंग दल का हमने देखा। अब हेडगेवार को इन्होंने कायर कह दिया है। आरएसएस के वो संस्थापक रहे हैं, और बीजेपी और आरएसएस का जो नाता है वो पूरा देश जानता है। आप बताइए कि ये किसके तहत हो रहा है? क्या ये राजनीति के तहत हो रहा है इस तरीके की बयानबाजी, या वाकई में शिक्षा को ध्यान में रखकर इस तरीके के फैसले कर्नाटक की कांग्रेस पार्टी ले रही है? देखिए, जहां तक सिलेबस का सवाल है, मेरा एक शिक्षाविद के नाते यह मानना है कि हमारा सिलेबस बैलेंस्ड होना चाहिए। हम अगर इकबाल साहब ने अगर बाद में भारत के विभाजन की बात करी थी, पर उसके पहले वो भारत की आज़ादी के पक्ष में थे, तो हम दोनों चीज़ें बच्चों को क्यों नहीं बताएं? इसी तरह से हेगड़ेवार साहब ने जो इतना बड़ा संगठन खड़ा करा, और आज जो विश्व में जिसका नाम है, और चाहे वो एक धर्म को रिप्रेजेंट करता हो, पर उसके बारे में भी जानकारी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बराबर या समुचित जानकारी नहीं देंगे तो हमारा समाज जो है एक दृष्टिकोण विशेष की तरफ अगर झुकने लगेगा, तो यह थोड़े समय के लिए तो संभव ही है, पर जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तब ये होगा कि वो वापस उसको बदल देंगे। जैसे हमने इमरजेंसी में देखा था कि काफ़ी कुछ परिवर्तन आए थे संविधान में और दूसरी जगह, पर इमरजेंसी के बाद क्या हुआ था, सारी चीज़ें वापस पुरानी चीज़ों को रिस्टोर करा गया था।
और जहाँ तक महापुरुषों की बात है, हर एक के जीवन के दो पहलू रहे हैं। जैसे अगर मैं मोहम्मद अली जिन्ना का उदाहरण दूं, तो उन्होंने लोकमान्य तिलक का मुकदमा लड़ा था, और उन पे जो देशद्रोह का मुकदमे लगाए थे अंग्रेजों ने, उसके खिलाफ वो लड़े थे, पर वही बाद में पाकिस्तान के पक्षधर बन गए थे। इसी तरह से गांधी जी की अगर बात करें, तो उन्होंने प्रथम युद्ध में, विश्व युद्ध में, ये कहा था कि हमें अंग्रेजों की मदद करना चाहिए, पर दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने कहा था कि अंग्रेज भारत छोड़ो। तो ये समय और परिस्थितियां जो है महापुरुषों के जीवन की दिशा निर्धारण करती है, और अगर हम उनकी समुचित जानकारी देंगे तो समाज में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा व्यापक परिवर्तन हो जाएगा। और अगर सही जानकारी देंगे तो फिर कोई छेड़छाड़ करने की हिम्मत भी नहीं करेगा या हटाने की बात भी नहीं करेगा। और जो आज हटा रहे हैं या जो जोड़ रहे हैं, उन्हें मालूम है कि कल से अगर दूसरी सरकार आएगी तो वापस उस जगह पे आज ला देंगे। तो इसलिए इसमें जो हमारे राजनेता हैं, जिनके हाथ में ये सारा है, उन्हें बैलेंस रूप से सोचना चाहिए। छोटे तत्कालिक लाभ या तत्कालिक फायदे देख के उनको काम नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, लेकिन एक सवाल आपसे ही मैं और करना चाहूंगी, क्या आप इस बात से भी सहमत हैं कि इस तरीके की बयानबाजी राजनीतिक दलों की ओर से राजनीति को ध्यान में रखकर की जाती है? मैं एक नागरिक होने के नाते भी आपसे सवाल कर रही हूं, क्योंकि हर व्यक्ति, किसी ना किसी को, हर पार्टी का अलग विचारधारा होती है, लोग अपने अलग अलग लोगों के साथ रहते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि क्या राजनीति के चक्कर में बच्चों का नुकसान होता है? क्या शिक्षा में सिलेबस तक पर विवाद हो जाता है राजनीति के कनेक्शन के चलते? हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये एक राजनीतिक मुद्दा हो रहा है। कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष की बात करेगी, बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो अपने पक्ष की बात करेंगे। अगर केरला या बंगाल है तो वहाँ पे मार्क्सवादी अपने पक्ष की बात करेंगे। तो इस तरह की राजनीति सिलेबस से परे होना चाहिए, और ये क्षणिक आपको तो कुछ फायदा दिला सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं दिलाएंगे। आप किसी विचारधारा को बहुत लंबे समय तक दबा नहीं सकते, या किसी तथ्य को बहुत लंबे समय तक दबा नहीं सकते। वो तथ्य वापस उभर के आएगा, और उभर के जब आता है तो फिर आपको उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। आप चाहें कि छोटे बच्चों के मन में हम एक पर्टिकुलर भावना भर दें या बच्चों के बीच में भावना भर दें, तो वो बहुत लंबे समय तक वो जायज नहीं रह पाएगी। और जब वो समझेंगे चीज़ों को, तो वो चीज़ों को सही सही परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहेंगे। यही मेरा मानना है कि इससे राजनीति दूर रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजनीतिक कनेक्शन होता है और उसका इम्पैक्ट भी पड़ता है किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। और भी मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, इनके पास चलते हैं। ब्रजभूषण जी हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ब्रजभूषण जी, आपकी आवाज आप तक पहुंच रही है? हमारी आवाज? जी, मैं आपको सुन पा रहा हूं। मैडम, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। ब्रजभूषण जी, आपने सुन ही लिया होगा कि आज हम सिलेबस के विवाद को लेकर मुद्दे की बात कर रहे हैं कि आखिर इस पर विवाद क्यों होता है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो अपने लोगों को जिन्हें मानती है, उन्हें उनके सिलेबस से प्रॉब्लम नहीं है, जबकि बीजेपी के लोग कहते हैं वो एक अलग विचार के लोगों को मानते हैं और उनके समर्थन में खड़े नजर आते हैं। आप शिक्षाविद हैं, इस लिहाज से मैं आपकी राय चाहती हूँ इस मुद्दे पर कि भला इस तरीके की बात सामने क्यों आती है? क्यों जरूरत आ पड़ती है सरकार को कई बार जगहों के नाम बदलने की? क्यों जरूरत आ पड़ती है सिलेबस से किसी को हटाने की और किसी नए व्यक्ति को शामिल करने की? देखिए, हमने पहले भी कहा कि जिसने गलत भी किया हम उसको भी पढ़ते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारे देश के साथ इन लोगों ने क्या किया था। जी मैडम, आपके लोकप्रिय चैनल से समस्त मेहमानों का मेरा हार्दिक धन्यवाद और बधाई। समस्त श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। इतिहास में कभी पूर्ण विराम नहीं होता है, इसमें सदैव अल्प विराम लगा रहता है, क्योंकि इतिहास एक सतत प्रक्रिया है और इतिहास को कभी बदला भी नहीं जा सकता है, क्योंकि इतिहास तो अतीत की घटनाओं का संग्रह है। अतीत में हमारे द्वारा की गई भूलें या हमारे द्वारा किए गए कृत्यों का दोहराव है इतिहास। इसलिए इतिहास के साथ छेड़खानी कभी भी नहीं करनी चाहिए किसी भी सभ्य समाज को, क्योंकि इतिहास को हमें हूबहू वो जैसा है वैसा ही समझना चाहिए। और बची बात इकबाल की, तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इकबाल की एक पंक्ति है कि बात कुछ ऐसी है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अगर जिस हिंदुस्तान की आत्मा को, डीएनए को, ब्रांड को आत्मसात कर लिया हो, हमारी सनातनी पद्धति को स्वीकार कर लिया हो, क्योंकि ये पूरी दुनिया को बताने के लिए मेरे पास ये पंक्ति पर्याप्त है कि इतने आक्रमण होने के बाद, इतना सारा विदेशी गुलामी
होने के बावजूद भी अगर हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति नहीं मिटी है, हिंदुस्तान का वजूद जिंदा है, भाषा जिंदा है, विचारधारा जिंदा है, तो इसको इकबाल बहुत अच्छी तरीके से समझते थे। और अगर इसको इकबाल समझते हैं तो इकबाल के विषय में बच्चों को जानने का पूरा अधिकार है कि हमारी हस्ती क्यों नहीं मिटती है। और बची बात हेडगेवार की, हेडगेवार मैडम देखो, अगर इतिहास में कोई विवादित व्यक्ति है, अगर उसने विवाद है और माफीनामा के बिंदु को हम सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका एक ऐतिहासिक रूप से बिंदु है, ऐतिहासिक रूप से वो पेज है, वो लेटर्स है, वो पत्र है जी। तो हम आखिर कुल मिलाकर के उस माफीनामा में हम बच्चों को क्या बताना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं। तो संतुलन होना चाहिए। और कोई भी देश की पार्टी हो, वो पार्टी देश के लिए है, देश पार्टियों के लिए नहीं है। बिल्कुल, पार्टी कोई भी हो सकती है, पार्टियां आती और जाती हैं, लेकिन ये देश सतत बना रहेगा। तो जो भी रचनात्मक ऊर्जा को, रचनात्मक गतिविधि को, पॉजिटिव विचारधारा को, जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं उनको आगे लाना चाहिए। और दूसरी बात को मैं पूरी तरीके से निंदा करता हूं कि जैसे पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री से हटाना, मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो एवोल्यूशन का युग है, हम आदिम काल से चलते चलते यहां तक चले आए हैं। और अगर हम विज्ञान की शरण में नहीं जाएंगे, विज्ञान के फैक्ट तो नहीं स्वीकारेंगे, विज्ञान की मदद नहीं करके वैज्ञानिक परख मानववाद का विकास नहीं करेंगे और इस तरीके से चीजों को हटा देंगे, तो कुल मिलाकर के हम दुनिया से बहुत पीछे खड़े हो जाएंगे। और बिल्कुल, और देखिए पीरियोडिक टेबल, मुझे लगता है जितने भी लोग आज पैनल में हैं, इन सब ने सिलेबस में पढ़ी होगी, खुद मैंने भी पढ़ी, और उसके माध्यम से हम आगे केमिस्ट्री के केमिकल्स को बेहतरी से समझ पाते थे। हमारे साथ में और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। नावेद शिकोह साहब है, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका भी बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं, लेकिन कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी हमारे मुद्दे की बात जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके से सिलेबस को लेकर अब जो विवाद है वो दिल्ली से लेकर बैंगलोर तक छिड़ गया है। खास मेहमानों का पैनल लगातार हमारे साथ में मौजूद है। शिकोह साहब के साथ में हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर से नावेद जी हमारे साथ में बने हुए। नावेद जी, आपने सुना कि इसके पहले लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। अभी शिक्षाविद को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए संतुलन बना रहना चाहिए। एक तरफ कांग्रेस की जो नवनिर्वाचित सरकार है कर्नाटक में, इन्होंने कहा कि हम अपने सिलेबस से अब हेडगेवार को हटाएंगे, क्योंकि क्या वजह है इनकी, क्या इन्होंने इसके पीछे कारण दिया है, ये अभी आप पूछ सकते हैं। हमारे साथ में कांग्रेस के भी प्रवक्ता मौजूद हैं, जबकि कहीं पर यह हो रहा है कि हम सावरकर को जोड़ना चाहते हैं, कोई जिन्होंने सारे जहां से अच्छा गाया उनको हटाकर किसी और को जगह देना चाहता है। ये बदलाव भला क्यों किए जाते हैं? क्या ये बदलाव ठीक है? और खास तौर पर जिस तरीके से शुरुआत इस विवाद की हुई कर्नाटक में, कांग्रेस ने ये पहले ही कहा था चुनाव से पहले कि बजरंग दल को लेकर उसका ये कहना, अब सरकार बनने के बाद आरएसएस के जो संस्थापक रहे हेडगेवार को लेकर उनका यह बयान देना, ये क्या राजनीति के तहत हो रहा है? क्या उन्हें पता चला गया? क्योंकि पहले हमने देखा बजरंग दल वाले बयान के बाद ऐसा माना जा रहा था कि नुकसान उठाएगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या ओवर कॉन्फिडेंट में है कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में? शिकोह साहब। नावेद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें। आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। करीबन ये एक कड़वी सच्चाई है और इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर इतिहास से वर्तमान तक जाइए तो विचारधारा जो होती है, कई बार विचारधारा का एक चश्मा होता है, और वो चश्मा जो होता है वो उसका एक नजरिया होता है, और वो नजरिया कहीं ना कहीं पक्षपात करता है। आप इतिहास में जाइए तो इतिहासकार भी किसी नायक को नायक नहीं मानते थे और किसी खलनायक को नायक मानते थे, या किसी नायक को सामान्य मानते थे। उनका नजरिया अलग था और इतिहास भी इसी तरह लिखा गया। अगर आज हम दो अखबार सामने रखते हैं तो एक खबर को दूसरे नजरिए से लिखा जाता है और एक को दूसरे से। एक किसी के वक्तव्य को बड़ा सकारात्मक बताया जाता है और किसी के वक्तव्य को नकारात्मक बताया जाता है। तो विचारधारा जो है वो पक्षपात करती है और ये हमेशा से करती है। तो इतिहास जो हमारे सामने है, इतिहास सत्य होता है, ये बात सही है, लेकिन इतिहास में भी कहीं ना कहीं विचारधारा का गोलमेल होता है।
कहीं ना कहीं ऐसा घालमेल होता है जिसकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं। तो अलग अलग विचारों के लोगों ने भी इतिहास लिखा। कुछ ऐसे नायक थे जिनको उन्होंने नायक नहीं माना, कुछ ऐसे खलनायक थे जिनको नायक माना। इस तरह की चीजें जो है उसमें विविधता नहीं है, इसमें डिसबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। और आज जिनको हम महापुरुष मानते हैं, कुछ दूसरी विचारधारा के लोग उसको महापुरुष नहीं मानते हैं, और इस हिसाब से ही इतिहास रखा गया है। राजनीतिक दल जो होता है वो किसी ना किसी विचारधारा के ऊपर आधारित होता है। शिको साहब, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। आपकी ही बात सुनकर एक सवाल मन में आया है, मैं चाहती हूँ कि आप उसका सवाल भी जोड़ते हुए अपनी बात को पूरा करें। आपने कहा कि विचारधारा का बहुत बड़ा असर होता है, लेकिन विचारधारा के हिसाब से ही इतिहास लिखा गया। जो हम आज कर रहे हैं ये भी आने वाले इतिहास में दर्ज हो जाएगा, ये भी इतिहास कहलाएगा। इतिहास में विचारधारा का ज्यादा असर, नजरिए का ज्यादा असर पहले हुआ था या आने वाले वक्त में होगा? क्योंकि अब जो हो रहा है, जिस तरीके से अब बदलाव हो रहे हैं, ये इतिहास में ज्यादा असर डालेंगे या पहले हो चुका है उसको सुधारा जा रहा है? देखिए, इतिहास का इस तरह का जो एक इतिहास का जो एक सूरत है, उसका राजनीतिकरण हमेशा से होता रहा है। कांग्रेस ने उन किरदारों को ज्यादा अहमियत दी जिसको वो अपने नजरिए से नायक मानते हैं। उस वक्त जब सरकारें थी कांग्रेस की, उस वक्त उनको वरीयता दी गई जिनकी जो कांग्रेसी विचारधारा से महानायक थे। लेकिन जो महानायक भाजपाई विचारधारा से थे, उनको कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया। तो ये राजनीतिकरण हमेशा होता रहा। एक बात को मानना पड़ेगा कि कोई भी राजनीतिक दल एक विचारधारा के साथ होता है और उस विचारधारा से प्रेरित होकर उसको जनाधार मिलता है, उस जनता उस पर विश्वास करती है और उसको सत्ता देती है। और सत्ता इसीलिए देती है कि हमें रोजी रोटी और तमाम चीजों के साथ में हमारी विचारधारा का भी विस्तार हो, हमारी विचारधारा को भी स्वीकार किया जाए, और हमारी विचारधारा से जुड़े हुए जितने भी कैरेक्टर्स थे इतिहास में, वर्तमान में, उनको अहमियत दी जाए। तो यही एक लेकिन जो सिलेबस की बात हो रही है उसमें कम से कम इस बात को जोड़ना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिसबैलेंस ना हो, बैलेंस हो। कहीं ना कहीं इस तरह के नजरिए जो हैं उनका क्रैश ना हो। कहीं ना कहीं एक बीच का रास्ता निकाला जाए। कमेटी एक ऐसी हो जिसमें सारी विचारधारा के लोग हों और सबका सम्मान करना हो, क्योंकि ये शिक्षा का मामला है। शिक्षा में राजनीति अगर घुस जाती है तो देश का भविष्य जो है कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कम से कम राजनीतिज्ञों से और राजनीतिक दलों से और सत्तारूढ़ दल से भी, विपक्षियों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप राजनीति करो, अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाओ, लेकिन शिक्षा में इसका घुसपैठ थोड़ा कम करो। कहीं ना कहीं निष्पक्षता होना चाहिए, कहीं ना कहीं बैलेंस होना चाहिए। इस तरह का डिसबैलेंस, अगर आप सावरकर को नायक मानते हो तो ठीक है, उनको स्थान आप दो, लेकिन इतना स्थान ना दो कि दूसरे को स्थान ना मिले। बिल्कुल बिल्कुल, इकबाल को हटाने की जरूरत आ पड़े, ऐसा स्थान देना भला कितना है? किसी को हटाकर किसी को जगह देना, ये कितना सही है? जी, अभी इकबाल साहब को हटाने की बात सामने आई, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा है। इस देश ने हमेशा इस गीत को गुनगुनाया है और ये हमारे देश के लिए कितनी नायाब चीज है ये हम सब जानते हैं। अब अगर उनको हटाने की बात सामने आती है तो ऐसे में मुझे लगता है कि ये चीज है जो ऑब्जेक्शनेबल है, विवादास्पद होगा। ठीक है जी, सवाल उठेंगे क्योंकि इकबाल का सम्मान है। इकबाल का भारत के जो अतीत है उससे रिश्ता जुड़ा हुआ है, राष्ट्र प्रेम से और राष्ट्रवाद से उनका नाता रहा है। मैं अतीत की बात कर रहा हूं, जब वो भारत में थे और भारत में राष्ट्रवाद की एक भावना उन्होंने पैदा की थी, ये सत्य है। तो इस तरह से उनको अगर बिल्कुल दरकिनार कर दिया जाएगा तो सवाल तो उठेंगे और सवाल उठना लाजमी भी है। लेकिन ये जरूर है कि इकबाल को अगर आपने 100% जगह दी थी तो इतना कर सकते हैं कि उनको 60% जगह देकर आप 40% उनको जगह दीजिए जो आपकी विचारधारा से मेल खाते हैं और जिसको आप जस्टिफाई करते हो कि राष्ट्र निर्माण में उनका भी हाथ था। लेकिन पूरे तरीके से किसी को किनारे कर देना और उसको खलनायक बता देना, भाई जाहिर सी बात है किसी को किनारे किया जाएगा तो उसको खलनायक के तौर पर ही किया जा रहा होगा, क्योंकि रिप्लेस करने का कोई मतलब नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा में कहीं ना कहीं से जो राजनीति आ रही है और ये चीजें विवाद का कई बार कारण भी बन जाती हैं। कई बार अगर आप किसी को सिलेबस से हटाते हैं, इस सब पर उनकी विचारधारा के लोग कई बार गलत तरीके से इसका विरोध भी कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और शिक्षा को राजनीति में इतना ज्यादा ना आप डालें कि बच्चों पर उसका असर पड़ने लगे। इस पर हमारे साथ में
पर राजनीतिक दलों के लोग भी मौजूद है। शिको साहब, उनकी भी एक बार प्रतिक्रिया लेते हैं, उसके बाद आएंगे। जेपी लोहिया साहब के पास चलेंगे। अभी लोहिया साहब, आपने सुना होगा सभी की बातचीत को। इसके पहले जब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने बोला तो आपने कुछ कहना चाहा था, मैंने कहा था आपके पास आऊंगी। एक तो आप उसका जवाब दे सकते हैं, दूसरा ये कि देखिए हमने भी अभी यही बात निकलकर सामने आई कि राजनीति इतनी हावी ना हो, विचारधारा का चश्मा इतना भी ज्यादा मत चढ़ जाए कि आपको नजरिए से फर्क ही ना पड़े, क्योंकि आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक दलों का काम है, लेकिन इसका सीधा असर अगर शिक्षा पर पड़ेगा तो भला कैसे ठीक है ये? आप इस पर क्या कुछ कहेंगे? और देखिए, हमने देखा कर्नाटक में वो अपने मन का कर रहे हैं, जहां पर आप हैं, आप कह रहे हैं कि हम इनको शामिल करना चाहते हैं, इन्हें हटाना चाहते हैं, तो ये तो गलत है ना। गरिमा जी, मैं इतना कहूंगा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति की है इस देश के अंदर, और आप इतिहास में भी जाके देखिए, कांग्रेस ने सिर्फ उनको अपना बड़ा बनाया है, उनको अपना इतिहासकार बनाया है, जिन्होंने इस देश में कत्लेआम किए जो इस देश के कभी हुए नहीं। केशवराम हाडगेवर जी के लिए अभी, बलिराम जी हाडगेवर जी के लिए अभी जो ये अपशब्द कहे गए हैं, मैं इनकी निंदा करता हूं। और कांग्रेस के मैं अपने साथी को बताना भी चाहता हूं कि केशवराम जी ने, हेडगेवर साहब ने जो देश के अंदर अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया था। सर, पीरियोडिक टेबल पर भी कुछ बोलिए ना। मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से हेडगेवार को लेकर सवाल कर लिया, अब आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते? आप क्यों नहीं बोल रहे इकबाल साहब की बात पर? क्यों इकबाल साहब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आप नहीं गाते? आप किसी भी राष्ट्रीय पर्व पर आप इस बात को नहीं कहते? जी, आपने सुना नहीं, मैंने पहले ही अपने वक्तव्य में ये कहा था, इकबाल जी हमारे लिए महान है और हमेशा रहेंगे। वो इस देश में उन्होंने राष्ट्रगान ये अपना जो गाया है, लिखा है, जिसका हम सम्मान करते हैं, वो हमारे लिए, लेकिन किताबों में नहीं रहेंगे। तो किताबों से हटाने के बाद फिर ये कैसा सम्मान है साहब कि आप उनको, उनका चैप्टर को, उनकी जीवनी को किताबों से हटा दीजिए और कह रहे हैं कि आप सम्मान करते हैं? ये कैसा सम्मान हुआ? एक जगह पर जो पहले से व्यक्ति निर्धारित है, जो बैठा हुआ है, उसको हटाकर आप नए व्यक्ति को जगह दे रहे हैं। हम ये नहीं कहते आप नए व्यक्तियों को मत जोड़िए, लेकिन किसी को हटाना क्या उसका सम्मान कहलाता है? अभी मेरे वरिष्ठ इतिहासकार यहाँ बैठे, उन्होंने इस बात को कहा है कि संतुलन, और ये संतुलन बहुत जरूरी है। लेकिन उन्होंने, अगर आपने उनकी बात को ध्यान से सुना होता तो उन्होंने ही ये बात कही, शिको साहब ने, कि अगर आप किसी को रखें तो हम ये नहीं कहते कि आप उनको हटाइए, आप नए व्यक्ति को भी जोड़ सकते हैं, कुछ प्रतिशत कम कर सकते हैं। आप उनको कोट करें तो उनकी पूरी बात सुनिए ना सर। बिल्कुल, आपने अपने वक्तव्य में ही ये कहा था कि कुछ बातें हटाना, कुछ बातें हटाना, आपने ही ये वक्तव्य को बोला है। तो मैं इस चीज की, मैं बिल्कुल इकबाल साहब को हम अपने आंखों पर रखते हैं और हमारे देश के लिए सर्वोपरि रहेंगे और राष्ट्र के लिए सर्वोपरि रहेंगे। हम कांग्रेस की तरह कभी भी खिलाफत नहीं करेंगे और कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करेंगे। आरएसएस इस देश का सबसे बड़ा संगठन है और हर आपदा में आरएसएस सामने आता है। मेरे कांग्रेस वाले साथी को ये समझना चाहिए। ये तो सिर्फ इनको तो अकबर चाहिए, औरंगजेब चाहिए, इन्होंने इतिहास ही उनका लिखा है। ये अपने इतिहास में जाकर झांक करके नहीं देखते, ये आपातकाल की स्थिति को नहीं देखते, ये तो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, हो गया, आरोप प्रत्यारोप हो गया। आगे और मेहमान है, उनको जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे। लोहिया साहब और मेहमान है, उनकी भी प्रतिक्रिया जरूरी है। ठीक है, ठीक है लोहिया साहब शिक्षाविद हैं, उनको जोड़ते हैं, उनको सुनते हैं, उनकी भी बात बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो शिक्षक हैं, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोग हैं, उनकी प्रतिक्रिया सबसे अहम है। ब्रजभूषण जी, आप सुन रहे होंगे, अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं, समाज में एक्टिव रहते हैं, उनकी ओर से बड़ी अहम बात कही गई कि देखिए संतुलन, आपने भी कहा था, उन्होंने भी उसी बात को आगे बढ़ाया कि संतुलन बरकरार रहना चाहिए। अगर कुछ चीजें हैं, कुछ नए लोगों को शामिल करना है तो कुछ को कम किया जा सकता है, लेकिन हटाया जाना ये गलत है। आपको भी लग रहा है कि राजनीति बहुत ज्यादा हावी हो रही है वर्तमान के समय में? क्योंकि हमने देखा राजनीति में नाम बदला जाने का भी एक ट्रेंड चला है। अभी आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। शिको साहब से इस पर हम जवाब लेंगे। इसके साथ ही अब नए लोगों को जोड़ना चैप्टर में, सिलेबस में, ये कहीं ना कहीं इस सब से फर्क बहुत नहीं पड़ता है, लेकिन इस सब से आप एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं चाहती हैं कि एक मैसेज समाज में जाए कि हम किस विचारधारा के लोग हैं और किसे फॉलो करते हैं। क्या यही वजह है कि शिक्षा में इस तरह का हस्तक्षेप राजनीतिक पार्टियों का होता है?
जी मैडम, देखो उसके पहले तो इतिहास ही कांग्रेस है, जिसने 200 साल तक आजादी की लड़ाई लड़ी, तो पूरा देश ही कांग्रेस ही था। तो कांग्रेस का इतिहास तो होगा ही होगा। और दूसरी बात की जो अकाउंट्स है वो अकाउंट्स इतिहास नहीं होता, ये श्रुत है। सुनते सुनते लोगों के माध्यम से अपने क्षेत्र के राजा या अपने क्षेत्र की विशेष उपलब्धियां या अपने समाज के लोगों को विशेष महिमा मंडित करना, ये अकाउंट्स है। और अकाउंट्स कभी इतिहास नहीं हो सकता, और अकाउंट्स के पीछे हमें भागना भी नहीं चाहिए। अगली बात यह है कि जिस देश के संविधान में सबसे पहला शब्द प्रस्तावना में यही है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक धर्मनिरपेक्ष, तो जो सेकुलरिज्म है, तो सेकुलरिज्म जो हिंदुस्तान की पहचान है या विश्व के नेतृत्व करने की बात है या जो मानवता का धर्म है या जो विज्ञान का अंतिम सत्य है, ठीक है, अंतिम सत्य यही है। साइंस हमें बताती है, इकोलॉजिकल साइंस हमें यही तो बताती है कि समस्त जीव जंतु वनस्पति सभी का समावेश होना चाहिए। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में कभी भी दक्षिण पंथ की विचारधारा को लादना नहीं चाहिए। चाहे आप देख लीजिए ब्राजील में बोल्सोनारो के साथ, या श्रीलंका में दक्षिण पंथ लादा गया, या जिस भी देश में दक्षिण पंथ लादा गया या धर्म को ज्यादा महत्व दिया गया, वो देश टूट गए। चाहे सीरिया हो, चाहे अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान हो, या अमेरिका के चुनाव में आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप को वहां की जनता ने बदल दिया। हिंदुस्तान में भी सेकुलरिज्म हमारा प्राण है, और यहाँ पर समावेशी विकास होना चाहिए, तो समावेशी शिक्षा भी होनी चाहिए। क्योंकि इतिहास में खाइयां तो बहुत है, इतिहास के अंदर हम जितना प्रवेश करते हैं तो एक खाई के भीतर एक दूसरी खाई, तीसरी खाई, चौथी खाई कई मिल जाएंगी, लेकिन लोग कहाँ पहुंचते हैं उस बिंदु पर हमें जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपके पास आएंगे ब्रजभूषण जी। उसके पहले कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, उन्हीं के पास चलते। जी आपके पास ही आ रहे हैं विपिन जी। विपिन जी देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब ये बात कही कि हम ऐसा बदलाव लाएंगे, हम आपकी ओर से कार बताया गया हेडगेवार को, कई तरह की बातें कही गई, सिलेबस से हटाने की बात है, लेकिन सिलेबस से जो हटाया जा सकता है वो एनसीईआरटी के नियमों के अनुसार ही है। और जो नियम, क्या आपको पता है कि क्या नियम है? और सरकार ने, बीजेपी ने तो ये भी कह दिया है कि अगर आप ऐसा करते हैं, नियमों के विरुद्ध जाते हैं, तो आपको भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप उस पर? मैं नियम कायदे कानून तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो एक बेसिक है कि राजनीति के इतर हमें एक बात तय करनी होगी कि हमारे रोल मॉडल कौन होंगे, हमारा आने वाला भविष्य किनको पड़ेगा, किनके बारे में जानना चाहेगा। जानना उनको सबको चाहिए, लेकिन डिटेल में किसको डिस्कस करना चाहिए। तो क्या हमारे आदर्श गोडसे होंगे जो गांधी के हत्यारे हैं, हमें तय करना होगा। क्या हमारे आदर्श सावरकर होंगे जो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, माफी वीर, या हमारे आदर्श हेगड़ेवार होंगे जिनका आजादी के इतिहास में 1925 से 1947 आरएसएस 1925 में स्थापित हो गई, 1947 तक आपको ना भगत सिंह के आंदोलन में उनका योगदान दिखेगा, ना गांधी के आंदोलन में दिखेगा। या फिर हमारे आदर्श अंबेडकर होंगे, या हमारे आदर्श भगत सिंह होंगे, या हमारे आदर्श शास्त्री जी होंगे, या हमारे आदर्श नेहरू जी होंगे। हमें तय करना होगा कि देश की आजादी के लिए जो भगत सिंह जी जान लड़ाई, वो पढ़ने चाहिए, या फिर हमारे जो गांधी के हत्यारे हैं वो हमारे सिलेबस में होने चाहिए। गोडसे का गुणगान हो रहा है, ये हमें जानना होगा। ठीक है, नहीं, हमने देखा गोडसे वाले बयान को लेकर भी उत्तराखंड में विवाद छिड़ गया है। बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री साहब है जिन्होंने बयान दिया है। ठीक है, ठीक है, जेपी साहब आपके पास आएंगे। आप बार बार जब विपिन जी बोलते हैं उसके जवाब में आप तुरंत ही हाथ खड़ा कर देते हैं। ठीक है, शिको साहब हमारे पास, एक बार उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, आखिरी प्रतिक्रिया, उसके बाद अपनी चर्चा को समाप्त करेंगे। शिको साहब, आपने सुना, देखिए अभी विपिन जी ने कहा कि विचारधारा हम दिखाएंगे कि किसको सुनना है, किसको पढ़ना है, किसको समझना है, ये बात ठीक है। लेकिन अभी मैंने एक सवाल किया था ब्रजभूषण जी से भी, वो यही था कि क्या बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इन चीजों से, या राजनीतिक पार्टियों का एक ये मंशा होती है कि वो एक मैसेज देना चाहते हैं समाज में कि भाई हम इस विचारधारा के लोगों के साथ हैं, हम इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि राजनीति विचारधारा पर ही चलती है, राजनीति विचारधारा के ही राह पर आगे बढ़ती है और इसी से लोगों को वोट मिलता है। आपको लग रहा है कि इस तरह के फैसले भी सिर्फ इसी मंशा के साथ किए जाते हैं? क्योंकि नाम बदलने, यूपी की हम बात करते हैं, नाम बदल
कि कितनी ज्यादा जो लंबी चौड़ी सूची है वो आप भी जानते होंगे, यूपी में कितनी जगहों के नाम बदले गए, क्या वजह हो सकती है? क्या इस चीज से फर्क पड़ता है वाकई? क्या आपको लगता है कि नाम बदले जाने के बाद उस शहर को, उस प्रदेश को उस नाम से बुलाया जाने लगता है? या इसी तरीके शिक्षा में भी बदलाव जो होते हैं, क्या उनसे बहुत बड़ा फर्क डालने के लिहाज से ये बदलाव करने की बात सरकारें करती हैं, या सिर्फ नजरिया और विचारधारा साफ करने की इनकी मंशा होती है? ये बात सही है कि विचारधारा किसी भी राजनीतिक दल के ऊपर आधारित होती है। कोई भी राजनीतिक दल जो है विचारधारा पे आधारित होता है। लेकिन एक चीज को समझना होगा कि आज के जो राजनीतिक दल हैं और जो राजनेता हैं, उनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। विचारधारा के हथियार से वो अपनी राजनीति, शॉर्टकट की राजनीति करना चाहते हैं। दरअसल क्या है कि जो भी विचारधारा है उसमें कोई भी, अगर हम एक विचारधारा को गांधी को मानते हैं या अंबेडकर को मानते हैं, तो हमें सावरकर की 20 बुराइयों को छोड़कर उनकी 80 बुराइयों को भी समझना चाहिए, क्योंकि विविधता और वैरायटी किसी भी व्यक्तित्व और किसी समाज को चमकाती है। हमारे देश की और हमारे संविधान की यही खूबी है कि हमारे क्या वैरायटी है, विविधता है, हमारे क्या संतुलन है। तो इसलिए हम सिर्फ एक सावरकर को नकारात्मक कैरेक्टर नहीं समझ सकते, उनके अंदर कुछ तो खूबियां थी। अगर भाजपा वाले सावरकर को नायक मानते हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो खूबियां होंगी, उनको आने दीजिए। अगर हम देखिए, मसला क्या है कि राजनीति का शॉर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज।